संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो बेसिक पेंशन है, जो सैलरी है, माइनस में गई है। पूरा भारत बाकी है, दिल्ली एक छोटी सी झांकी है पर पावें भोग, और सैनिक सब दर दर में भटके हैं। तो आज सैनिकों ने एक कसम खाई है कि अब दर दर नहीं भटकेंगे। आज झांकी दिल्ली में दिखाई है तो सरकार झुकेगी नहीं, झुकने के लिए हम मजबूर करेंगे। उसमें रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ शायद गलती हुई है, रणनीति अपनाएंगे। 2024 दूर नहीं है, को हर सैनिक के पास 50-50 वोट है। अमृतकाल कहीं उनके लिए जहर न हो जाए। जो अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद हुए हैं और इनकी कई सारी मांगें हैं। OROP यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, साथ ही साथ MSP की मांग करते हुए यहाँ पर सैनिक बैठे हुए हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये सैकड़ों में है और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनकी क्या मांग है, क्यों इनको दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। इतने दिनों से इनकी मांगें चल रही हैं, इनका धरना चल रहा है। हम इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले हम जानेंगे आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, कानपुर से। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है जी। और मैं गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश का जो हमारा इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, उसका मैं उत्तर प्रदेश का जनसंपर्क प्रमुख हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगभग कुछ ही दिन में महीने हो जाएंगे आप लोगों के प्रोटेस्ट चलते हुए। हमारा चैनल लगातार दिखा रहा, अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही है? हाँ, ये इस बात का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों पर हमेशा मान किया, सम्मान किया। जैसा कि आप जानते हैं, जो सर्विंग सैनिक हैं उनके साथ अन्याय भी हो, कुछ किसी तरह का, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, उस पर वो आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि सेना का अपना एक नॉर्म है कि उसके हिसाब से सेना को मेंटेन करना है। तो नॉर्म सेना का तो है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? जो सैनिक हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको जंतर मंतर आना पड़ रहा है। और उसका यही मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये 50 सालों से 1971 का वार जो अपना दमखम से हम लोग जो जीते जी, और उसके बाद 1973 में जो 3rd पे कमीशन आया, तो उस समय कहा गया कि सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम लोगों की पेंशन उस समय 70% हुआ करती थी। तो ये कहा गया कि थोड़े देश के लिए आप राष्ट्रभक्त हो, देश के लिए त्याग की ज़रूरत है। हमने हंसते हंसते 50% स्वीकार किया और उस समय सरकार ने ये आश्वासन दिया कि जैसे ही भारत की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, इसको दोबारा जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वें स्तर पर है और बहुत ही सशक्त राष्ट्र की रूप में देखा जा रहा है विश्व में। लेकिन न तो हमारे उच्च पदस्थ अधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को, ना ही सरकारों को के कान में जू रेंगा, और उससे हमारे साथ अन्याय हुआ। तब से लगा करके 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, अभी 2016 में जो लागू हुआ 6th पे कमीशन, लगातार हम लोगों की सादगी का, हम लोगों के अनुशासन का, हमारे ईमानदारी और सच्चाई का न बोलने का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कुठाराघात किया है। और मजबूत जब सर से पानी निकलने लगा है, तब उसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि अपने हक के लिए, क्योंकि जब बच्चा रोता है तब माँ को याद आती है कि बच्चा भूखा है, हमने सोचा कि अब सैनिकों के हक के लिए इस 1 रैंक 1 पेंशन जो अभी दी गई है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हवलदार, सिपाही से लेकर के हवलदार तक, और इसी समकक्ष तीनों सेनाओं में थोड़ा सा रेवड़ियों की तरह टुकड़े बांटे गए हैं। लेकिन उसके बाद जो क्लास 2 गजटेड अफसर हैं, ऑनरेरी अफसर्स हैं और सैनिक हैं, हमारे सीनियर जो सार्जेंट हैं, हवलदार, उनको भी कुछ भी नहीं मिला। और मिला तो है नहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो बेसिक पेंशन है, जो सैलरी है, माइनस में गई है। लगभग 2000 मेरी खुद माइनस में गई है। आप हम अधिकारियों को कितना भी दे दो, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा हक जो वाकई ये जो सेना है, जो यंग सेना है, जो वाकई मैदान जंग में आमने सामने गोली और तोपों के बीच में अपनी छाती अड़ा करके देश के लिए रक्षा करते हैं, शांति काल में सीमा पे प्रहरी बन करके
देश सुरक्षित रहे, देश की प्रगति हो, उद्योग धंधे हो, आवाम सुखी रहे, उसके लिए अपनी जान अड़ाते हैं और जोखिम डाल करके देश की सेवा करते हैं। और उनके साथ इन्होंने लगातार अत्याचार किया है। अब ये सहन के बाहर है, इसलिए सैनिक जो है अब एकत्र होकर के आज आप देख रहे हैं कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरे समस्त भारत से कोई कोना नहीं बचा है जहाँ से सैनिक ना आए हों। अब ये केवल नज़ारा है। 20 तारीख से हमने शुरू किया था, ये थोड़ा भी बड़ा पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर पे किया है। अभी हमने आह्वान किया कि पूरे ज़िलों में करेंगे, और इसके साथ यदि सरकार नहीं झुकती है तो अभी तो जितने भी सैनिक हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सैनिक न हो। मतलब दिल्ली अभी बस झांकी है, पूरा भारत बाकी है। पूरा भारत बाकी है, और दिल्ली एक छोटी सी झांकी है, क्योंकि किसान और जवान दो ऐसी शख्सियत होती है जिनके बल पर देश सुरक्षित रहता है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मोदी जी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, जितने भी मैनिफेस्टो आते हैं, जो भी आते हैं, उसमें अमृत काल और साथ ही साथ भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाता है। और ऐसे समय में किसान अलग, साथ ही साथ जवान अलग, सब धरने पे बैठ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? एक समय था जय जवान जय किसान कहा जाता था। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन अभी देखा कि जैसे किसान अन्नदाता है जग का, पर पेट उसी का खाली है, और सबका पोषण करने वाला जीता बिन खुशहाली है। अपने किसान जो है अपने खेतों पे गर्मी, तूफान, ओला, बारिश, कटकटाती हुई ठंड में अपना काम करके पूरे देश को पोषित करने के लिए काम करता है। इसी तरह से किसान सीमा पे खड़ा होकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके और जो है पूरी सेवा करता है। किसी नेता से कह दिए, मैं कहता हूँ कि यदि नेताओं के बेटे ये सीमा में गोली झेल नहीं जाते, क्यों नहीं जाते नेताओं के बेटे? वही इसलिए कि ये जानते हैं कि अपने को दर्द जो है ये सहना नहीं चाहते, आराम से रहना चाहते हैं, सुख सुकून करना चाहते हैं, और सैनिकों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। तो और 5-5 पेंशन लेकर के इनको भी संतोष नहीं हुआ, और सैनिकों को जो थोड़ा सा इन्हों देना है, जिससे सैनिक थोड़ा थोड़ा, हम कहते हैं आप बहुत ना बढ़ाते, लेकिन सबका 2-2 हज़ार, 2-4 हज़ार बढ़ा देते। आप भले ही 10,000 से 50,000 तक ले लिए हो, लेकिन सैनिकों के कल्याण के लिए तो जैसे पिता होता है अपना पेट काट करके अपने बच्चों के भरण पोषण की चिंता करता है, त्याग और तपस्या करता है। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि ये हमारे संरक्षक जो गार्जियन हैं, उच्च पदों पर बैठे लोग ईमान नहीं पर पावें भोग, और सैनिक सब दर में भटके हैं और दुर्जन सब खुशियों में मटके हैं। तो आज सैनिकों ने एक कसम खाई है कि अब दर नहीं भटकेंगे। आज झांकी दिल्ली में दिखाई है, अभी पूरे हिंदुस्तान का हर जिले में आंदोलन होगा, और इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन जो लाखों की संख्या में होगा, यहाँ नहीं होगा और रामलीला मैदान में होगा। यदि सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगें यदि मान लें। मिलिट्री सर्विस पे में धोखा किया इन्होंने, पेमेंट में भी ग्रेड पे में धोखा किया, और जो है नायब सूबेदार, मेजर, और तीनों सेनाओं में इसी रैंक के क्लास टू तीनों रैंकों का क्लास 2 का गजेटेड अफसर का स्टेटस है। जबकि सिविल सोसाइटी में, सिविल में जो होते हैं, मैंने जो पढ़ाया लिखाया वो LDC UDC बन करके आज अंडर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी IAS कैडर पे निकल गए हैं। लेकिन हम लोगों को क्लास 1 का ख्वाब नहीं दिखाया जाता। अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीति को ये हमारे काले अंग्रेज जो है वही पालन कर रहे हैं, जो गुलाम और शासक की नीति अंग्रेज अपनाते थे, उसी नीति के तहत ये काम कर रहे हैं, और इस तरह सैनिकों का भयानक तौर पे शोषण हुआ है। और आप अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं भारत सरकार का, वो तो पैरों की धूल समझते थे, सैनिकों को बस इस्तेमाल करते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 1850 जो हमारे कानून और नियम बने, ढेर सारे कानून उसी समय के हैं, और ये सिस्टम जो उन्होंने रैंक का सिस्टम जो हमारे हिंदुस्तान में बनाया था, ये पुराना उन्हीं के ज़माने का बनाया हुआ है। तो इस तरह से वो तो चले गए, लेकिन इनके जहन में वही शहंशाही कि ये सैनिक है, इनको ये बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जबकि मैं जानता हूँ कि हमारे सैनिक सिपाही से लेकर के लेंस नायक मैनेजमेंट की पूरी क्वालिटी होती है, हिम्मत है, साहस है, नॉलेज है, काम करने की क्षमताएं हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन व्यवस्थाएं करने में की उनकी पूरी काबिलियत है। लेकिन इन लोगों ने कुठाराघात करके कुंठित किया है, लेकिन अब बहुत नहीं चलेगा। अब इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, या तो सरकार झुकेगी, नहीं झुकने के लिए हम मजबूर करेंगे।
सर यहाँ पर अधिकतर जितने लोग आए हैं, कई लोग 1965 71 के युद्ध लड़ चुके हैं, इतने महत्वपूर्ण युद्ध में जिसमें भारत ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि सारी दुनिया ताज देती है इस पर, फिर भी ऐसे सैनिकों को यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जो ये विसंगतियाँ हैं, जो ये सोच है, जो अंग्रेजी सोच है, ये अभी वही चल रही है। और हमारे अफसरों में जो पुरानी सोच है, सर ये बदलेगा। ये आप क्या देख रहे हो? हाँ। ये हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? वो सोच बदलने के लिए है। अब बदलना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चल सकता है। उसके लिए चाहे कोई भी संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। उसके लिए हम आगे निकल पड़े हैं। अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि कई सारे जो राइट विंग न्यूज़ चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बरगलाए गए हैं सैनिक जो आए हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। ऐसा तो नहीं है? हमको पॉलिटिकल एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए आए हैं और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए, देखा जाए और सुलझाया जाए। पॉलिटिकली क्या हो रहा है, हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सर 2013 में रेवाड़ी में एक मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं कि OROP उनके आने के बाद सबसे पहला एक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप उसका पूरा किया जाता है और बाद में उस पर पानी फेर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शायद मुझे लगता है कि उनकी नीयत सही होगी और उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन जो हमारे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो बोर्ड में वही बैठते हैं, सारे रिकमेंडेशन उनके जाते हैं, तो उस मौके का फ़ायदा उठा करके इन्होंने गुमराह किया। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सबसे फाइनल अथॉरिटी होती है उनको चिंता करना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ ना कुछ सबको मिला, इसलिए सब शांत रहे। तो लेकिन जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो मंत्रालय में बैठे हुए जो प्रशासनिक IAS अधिकारी वगैरह हैं, इनकी मिली भगत से इन्होंने जो है गलत जो है सारणी बना करके पेश किया और सरकार ने उस पर बिना अध्ययन, बिना विचार विमर्श और चिंतन किए हुए उसको लागू कर दिया। क्योंकि यदि कोई गलत करता है तो अल्टीमेटली फाइनल अथॉरिटी को चिंता करना है, तो उन्होंने चिंता नहीं की, आंख बंद करके साइन कर दिया। और इस बार भी बहुत ही जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किया गया है, जिसको शायद अब सरकार जो हमारी मीटिंगें हुई हैं उसमें रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ शायद गलती हुई है। हम सरकार से निश्चित रूप से हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना हमें कांग्रेस से लेना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। हमारे जैसा देशभक्त जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो देश के लिए इस तरह से छोटी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसको हमें हमारी मांगे माने, हमारे हक पूरे करें और हमारी जो परिस्थितियां हैं बेहतर हमारी लाइफ स्टाइल हो। और हम और समाज में आए हैं तो जो जान हमारी बच गई है तो समाज में आए हैं तो राष्ट्र के निर्माण में हम और अपना अच्छा तन मन धन और लगन के साथ अपना सहयोग कर सकें, ये हमारी मांग है। लेकिन ये यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो हमारा संघर्ष और प्रबल होगा और आगे हम जो है ना हर रणनीति अपनाएंगे। 2024 दूर नहीं है, ये मत सोचिए कि ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यदि सैनिकों का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सैनिक ना हो, और सैनिकों हर सैनिक के पास 50-50 वोट है। यदि हमारी दिल जो है छार हो गए, यदि हमारे दिल टूट गए और हमें निराशा हाथ लगी, तो निराशा में जैसे आपने कहा अमृत काल, ये शहद में अमृत होती है शहद, लेकिन उसके साथ वो घी भी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो जहर हो जाता है। तो अमृत काल कहीं उनके लिए जहर न हो जाए जो पतन का कारण बने, इसलिए हम चेतावनी नहीं दे रहे। हम उनको ये कह रहे हैं कि बड़ी विनम्रता के साथ कि हमारे मांगे स्वीकार करिए, सैनिकों को अपने साथ में रखिए और देश के उत्थान में और निर्माण में हमारी भी योगदान हो, तो ये हमें अच्छा लगेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है 2024 में हमारे वोट की कीमत का इस्तेमाल सही ढंग से होगा, नहीं तो हम राजनीतिक पटल पर भी आ सकते हैं, ये भी हम सोच रहे हैं। तो फिर इसी के साथ हमने बात की पूर्व सैनिकों से, इन्होंने अपनी अपनी नाराज़गी और साथ ही साथ अपनी मांगें आप सबके सामने व्यक्त की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैनिक हैं जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और महीने हो जाएंगे कुछ दिन में, फिर भी इनकी मांग नहीं मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। कब सुनी जाएगी इनकी मांग और जनता कब करेगी इन सब की बात?
आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि भारत का हर एक इंसान जाने, हर वो आखिरी इंसान जाने कि हमारे देश के पूर्व सैनिकों को आना पड़ रहा है जंतर मंतर में। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत, आदर्श सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।